हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का 12th केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। क्लियर दोस्तों, हम लास्ट क्लास में आपको याद होगा बैटरियां पढ़ रहे थे और मैंने आपसे कहा था बैटरियां दो प्रकार की हैं, एक प्राथमिक बैटरी और एक होती है द्वितीयक बैटरी। क्लियर। तो दोस्तों, बैटरियां दो प्रकार की हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब हम बात करते हैं कि ये होती क्या हैं। प्राथमिक बैटरियां वे होती हैं, जैसे मैं बता चुका हूं, जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होती हैं। जो बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होती हैं वो प्राथमिक बैटरियां कहलाती हैं, और जो बैटरियां डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो जाती हैं वे कहलाती हैं द्वितीयक बैटरियां। समझ गए। जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो जाती हैं वो द्वितीयक बैटरियां कहलाती हैं। मैं आपको दो प्राथमिक बैटरियां पढ़ा करके गया था, एक शुष्क सेल और एक मरकरी सेल। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक बैटरियां। और आपको ध्यान हो गया कि ऐसी बैटरियां जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज हो जाती हैं। द्वितीयक बैटरियां दोस्तों दो प्रकार की हैं। क्लियर। एक तो दो तरह की पढ़नी है आपको द्वितीयक बैटरियां। एक तो पढ़ना है सीसा संचायक सेल और एक निकेल कैडमियम सेल। तो हेडिंग डालो नीचे, कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरियां। डालो हेडिंग, कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरियां। ठीक है। नंबर 1 पढ़ोगे सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। अब ढंग से सुनो दोस्तों, सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक बैटरी है, सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी है। आपसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी कौन सी है, सीसा संचायक सेल। अगली बात, इसको डिस्चार्ज होने पर यह पुनः चार्ज हो जाती है, द्वितीयक बैटरी है। तो आप समझ गए कि डिस्चार्ज होने पर पुनः क्या हो जाती है, चार्ज। अगली बात सुनो, सीसा संचायक सेल आपने देखा है वाहनों में, मोटरसाइकिल वगैरह में आपने देखा होगा, जो बैटरी होती है वो क्या होती है, सीसा संचायक सेल होती है। और इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, इन्वर्टरों में। इन्वर्टर के बगल में आपने देखी होगी एक बैटरी रखी होती है, वो भी कौन सी बैटरी है, सीसा संचायक सेल। आपको पता है बार बार डिस्चार्ज होने पर इसे अपन चार्ज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सीसा संचायक सेल सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी है। इसका उपयोग वाहनों में व इन्वर्टरों में किया जाता है। अब इसकी बात हम देखते हैं, बनावट देखते हैं द्वितीयक सीसा संचायक सेल की बनावट में। देखो इधर एक पात्र होगा, बर्तन। क्लियर। इसकी बनावट में एक पात्र होगा जिसमें बनावट में एक पात्र होगा, बड़े ध्यान से देखना। एक पात्र होगा और इस पात्र में दो तरह की प्लेट लगी होंगी। ढंग से सुनना, एक प्लेट तो लगी होंगी पीबी की, पीबी मतलब लेड, जिसको सीसा भी बोलते हैं, और दूसरी प्लेट लगी होंगी PbO2 की, जिसको लेड डाइऑक्साइड कह सकते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो इसमें दो प्रकार की प्लेट लगी होती हैं। प्लेट को यहाँ हम शब्द काम में लेंगे NCERT बुक के अकॉर्डिंग ग्रिड। इसमें दो प्रकार की ग्रिड लगी होती हैं, एक तो PB की और एक PbO2 की, और ये ग्रिड एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसमें दो तरह की ग्रिड छड़ लगी होंगी, प्लेट लगी होंगी। एक तो किसकी ग्रिड होंगी, पीवी की, और एक PbO2 की, और ये ग्रिड एकांतर क्रम में लगी होती हैं। एकांतर मतलब समझ जाओ, एक पीवी की ग्रिड
अगली PbO2 की ग्रिड, अगली फिर Pb की ग्रिड, फिर PbO2 की ग्रिड। इस तरह से इसमें ग्रिड लगी होंगी। क्लियर? अब इसको देखते हैं, ध्यान से देखो किस तरह से। सामने देखो, दो तरह की ग्रिड है इसमें। ये Pb की ग्रिड है, इस तरह से दो तरह की इसमें ग्रिड लग रही हैं, एकांतर क्रम में लग रही हैं। दो तरह की ग्रिड लग रही हैं। अच्छा, मैं इसमें देखो कुछ ग्रिडों को डार्क कर देता हूं, जिससे आपके समझने में और आसानी आपको रहेगी। जैसे मान लो ये तो ग्रिड है ऐसे, एक छोड़ करके एक ग्रिड को मैं डार्क कर रहा हूं। समझ गए? अब मान लेते हैं जैसे ये ग्रिड है Pb की, जिसको डार्क नहीं किया, समझ जाओ। तो ये Pb की ग्रिड है, और जिनको मैं डार्क कर रहा हूं वो किसकी ग्रिड है? PbO2 की। तो इसमें दो तरह की ग्रिड प्लेट लग रही है, Pb की और PbO2 की, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। अब ढंग से सुनो, डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्ज समझ गए? डिस्चार्ज कब होता है ये सेल? डिस्चार्ज जब, अब आप घर में सोचो, इन्वर्टर के बगल में आपके बैटरी लगी हुई है। डिस्चार्ज कब होगी? जब घर में लाइट चली जाएगी। जब घर की लाइट चली जाएगी तो घर में लाइट की सप्लाई, विद्युत की सप्लाई कौन देगी? वो बैटरी देगी, शीशा संचायक सेल देगा। लाइट चली गई तो घर में लाइट की सप्लाई आपको पता है शीशा संचायक सेल देगा। तो उस समय वो डिस्चार्ज होगा, और लाइट आ जाएगी जब क्या होगा? चार्ज। जब ये घर में विद्युत देगा तो ये होगा डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज के समय इसमें जो ये Pb की ग्रिड है, इनको मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूँ। ढंग से देख लो, जितनी भी Pb की ग्रिड है इनको सब कनेक्ट कर दी है, आपस में जोड़ दी मैंने। और जोड़ करके एक खूंटे पर जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा जो बैटरी आपके घर में लगी होती है उसमें दो खूंटे होते हैं। तो Pb की ग्रिड उस समय किसका काम करती है? एनोड का, डिस्चार्ज के समय। और एनोड का चिन्ह क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि डिस्चार्ज जब होगा, ये शीशा संचायक सेल डिस्चार्ज जब होगा तो उस समय ये एक वैद्युत रासायनिक सेल होगा। जब डिस्चार्ज होगा उस समय ये घर में विद्युत धारा दे रहा है, मतलब इसके अंदर अभिक्रियाएं चलेंगी जिससे रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। वो इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा और घर में विद्युत धारा देगा। और जब ये दोस्तों घर में विद्युत धारा देगा उस समय ये एक वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है। क्लियर? तो डिस्चार्ज के समय इसमें Pb की ग्रिड एनोड का काम करती हैं, और आपको पता है वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड का चिन्ह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और इसमें जो ये दूसरी ग्रिड है आपको दिख रही है वो किसकी है? PbO2 की। ये डिस्चार्ज के समय किसका काम करेंगी? कैथोड का। ये भी कनेक्ट है और ये कैथोड का काम करेंगी। कैथोड का चिन्ह पॉजिटिव आपको समझाई थी मैंने। डिस्चार्ज के समय एक वैद्युत रासायनिक सेल होगा। अच्छा, इसके अंदर और क्या भरा होगा? अब इसमें जो ये बाकी इन ग्रिडों के बीच में जो ये खाली जगह है दिख रही है आपको, इस खाली जगह में इसमें भरा होगा एक विलयन। 38% सांद्रता का, ध्यान रखें, H2SO4 का विलयन भरा होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसके अंदर भरा होगा 38% सांद्रता का H2SO4 का विलयन, एक गाढ़ा विलयन भरा होगा। इस तरह की इसकी बनावट है। तो यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं ये इस तरह का है। दोबारा सुन लो मैंने अब तक क्या बताया। शीशा संचायक सेल सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक बैटरी है। इसका उपयोग वाहनों व इन्वर्टरों में किया जाता है। शीशा संचायक सेल में Pb व PbO2 की ग्रिडें एकांतर क्रम में लगी होती हैं। डिस्चार्ज के समय Pb की ग्रिड एनोड का काम करता है और PbO2 की ग्रिड कैथोड का कार्य करती हैं।
सीसा संचयक सेल में 38% सांद्रता का H2SO4 का विलयन भरा होता है। क्लियर? तो यहाँ तक एक काम करो, हेडिंग डालो और इसको यहाँ तक लिख लो। लिखो हेडिंग डालो, सीसा संचयक सेल, और लिखो अब इसमें लिखो सीसा संचयक सेल सबसे महत्वपूर्ण, सीसा संचयक सेल सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक सेल है, सॉरी सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल है, सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है। आगे लिखो, द्वितीयक सेल है। आगे लिखो, इसका उपयोग वाहनों में तथा इन्वर्टरों में किया जाता है, तथा इन्वर्टरों में किया जाता है, इन्वर्टरों में किया जाता है। आगे लिखो, सीसा संचयक सेल में सीसा संचयक सेल में पीवी व पीवीओ2 की ग्रिडें, पीवीओ2 की ग्रिडें एकांतर क्रम में लगी होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं। एकांतर क्रम में लगी होती हैं। आगे लिखो, डिस्चार्ज के समय पीवी की ग्रिडें एनोड का तथा पीवीओ2 की ग्रिडें कैथोड का कार्य करती हैं, कैथोड का कार्य करती हैं। ठीक है? आगे लिखो, सीसा संचयक सेल में 38% सांद्रता का H2SO4 का विलयन भरा होता है, H2SO4 का विलयन भरा होता है। अब एक काम करो, बोर्ड पर से इसका डायग्राम आप बना लो, फिर आगे बात करते हैं। बोर्ड पर से डायग्राम बना लो, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या अभिक्रिया चलती है, बात करता हूं मैं डिस्चार्ज के समय। जब ये डिस्चार्ज होगा, आप भले एक बार ढंग से देख लो इसको, फिर मैं मिटाऊंगा। डिस्चार्ज के समय ये एनोड का काम करेगा, पीवी की ग्रिड, और PbO2 की ग्रिड किसका काम करेगी, कैथोड का। डिस्चार्ज के समय ये एक वैद्युत रासायनिक सेल होगा, ये भी क्लियर है, क्योंकि ये घर में लाइट देगा, घर में विद्युत देगा, तो ये डिस्चार्ज के समय ये क्या होगा, वैद्युत रासायनिक सेल होगा। तो डिस्चार्ज के समय इसमें क्या अभिक्रिया चलेंगी, ढंग से देख लो। डिस्चार्ज के समय जब ये घर में विद्युत दे रहा है उस समय एनोड की अभिक्रिया डिस्चार्ज के समय एनोड की अभिक्रिया। अच्छा, आपको ध्यान होगा एनोड किसका है, पीबी का, और एनोड पर डिस्चार्ज होगा तो ये वैद्युत रासायनिक सेल होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपको पता है चलेगी। तो Pb प्लस विलयन में आपको पता है SO4-2 आयन है, एनोड की छड़ है Pb की या ग्रिड है Pb की, विलयन में किसका आयन है, किसमें, विलयन में SO4-2 आयन है, विलयन है H2SO4 का। तो यहाँ बनेगा, आप आइडिया लगा लो, PbSO4 और देख लो PbSO4 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो एनोड की अभिक्रिया तो ये होगी, Pb का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर Pb का ऑक्सीकरणांक 0 है, 0 से यहाँ पर कितना हो रहा है, +2। तो एनोड की अभिक्रिया ये होगी डिस्चार्ज के समय। और कैथोड की अभिक्रिया, अच्छा कैथोड किससे बना हुआ है, PbO2 की ग्रिडों से, ये आपको याद करनी है, क्लियर। विलयन में SO4-2 आयन है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था H2SO4 का विलयन है, उसमें H+ आयन भी होंगे और SO4-2 आयन भी होंगे, प्लस विलयन में H+ आयन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आई जाएंगे एनोड से। उपकरण में घर में घूमते घामते इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर के कहाँ पहुँचेंगे, कैथोड पर। अब बनाओ क्या बनेगा, एक तो PbSO4 बन जाएगा दोबारा से, ढंग से देख लो, 2 O हैं और 4 H हैं, सोच लो 4 H और 2 मिलकर के 2 H2O बना लेंगे, 4 H और 2 O H2O बन। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गई किसकी अभिक्रिया, कैथोड की, आपको याद करनी है। और अगर आप संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें, मतलब डिस्चार्ज के समय इसमें क्या सेल अभिक्रिया होगी, तो आपको पता है एनोड और कैथोड की अभिक्रिया को जोड़ दो, सेल अभिक्रिया आ जाएगी। जोड़ना आप मेरी हेल्प करना, तीर के चिन्ह के इधर के सब इधर को लिखने हैं, उधर के सब उधर को लिखने हैं। जोड़ो, Pb प्लस, Pb लिख दिया, अब PbO2 लिख रहा हूँ, प्लस H+ लिखा पहले मैंने 4H+ प्लस SO4-2 कितने हो गए टोटल, 2 SO4-2, तीर के चिन्ह के इधर को देखो, 2 SO4-2 हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इलेक्ट्रॉन तो कटेंगे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। इधर क्या बच रहा है, 2 तो PbSO4 हैं और संग में 2 H2O हैं, क्लियर। अच्छा, इनको भी आप चाहो तो मिक्स करके इनके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, 4H और 2 SO4-2, तो 2 H2SO4 लिख सकते हैं क्या, सोच लो। चाहे तो आप इनकी जगह पर यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 H2SO4, 4H और 2 SO4-2, या क्या लिख सकते हैं, 2 H2SO4, क्लियर। तो ये हो गई सेल अभिक्रिया डिस्चार्ज के समय, क्लियर। तो अब इसमें आप नीचे लिखिए, देखो डिस्चार्ज के समय डायग्राम बनाया है ना, उसके नीचे देखो डिस्चार्ज के समय शीशा संचायक सेल वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है, वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है।
आगे लिखो, डिस्चार्ज के समय सीसा संचायक सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब बोर्ड पर से ये सभी अभिक्रियाएं आप नोट कर लो। लिख लिया? जल्दी करो। लिख ली? अब सुनो आगे। अब बात करते हैं चार्जिंग के समय क्या होगा इसमें। चार्जिंग जब होगी, चार्जिंग कब होगी? जब घर में लाइट आ रही है तो आपको पता ही है उस समय जो सीधे संचायक सेल है वो चार्ज होगा। चार्ज होगा मतलब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवेश करेगी। तो जब वो चार्ज होगा उस समय वो क्या बन जाएगा? चार्ज होगा तो बनेगा वो वैद्युत अपघटनी सेल। उसके अंदर विद्युत धारा जाएगी और अंदर रासायनिक अभिक्रिया चलेंगी। तो चार्जिंग के समय ये किसका काम करेगा? वैद्युत अपघटनी सेल का। और चार्जिंग के समय ध्यान करो अभिक्रियाएं इसमें पश्चिम दिशा में चलेंगी। जब ही तो चार्ज होगा मतलब ये अभिक्रिया ऐसे चलेगी इसमें चार्जिंग के समय। अरे देखो, जब डिस्चार्ज हो रहा है तब पीबी और पीबीओ2 नष्ट हो रहे हैं और चार्ज होगा तो वापस बनेंगे पीबी और पीबीओ2। अबे वापस बनने सही है जब भी तो भाई लेड की ग्रिड और पीबीओ2 की ग्रिड डिस्चार्ज के समय तो पीबीएसओ4 और जल में कन्वर्ट हो रही है मतलब नष्ट हो रही है। चार्जिंग के समय ये वापस, तो इसमें जब ये चार्ज होगा तो अभिक्रिया किधर चलेंगी? पश्चिम दिशा में चलेंगी। केवल इतना याद रखें। और विपरीत दिशा में विद्युत धारा आपको प्रवाहित करनी होगी। विपरीत मतलब जैसे देखो, आपको पता है, ढंग से सुनना, डिस्चार्ज के समय ये एक वैद्युत रासायनिक सेल है तो ये विद्युत धारा किधर से किधर देता है? डिस्चार्ज के समय विद्युत धारा आपने पढ़ा होगा कैथोड से एनोड। डैनियल सेल याद करो। डिस्चार्ज के समय ये विद्युत धारा देता है कैथोड से एनोड। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है एनोड से कैथोड, तब ये चार्ज होगा और चार्ज होने पर इसमें सेल अभिक्रिया किधर को चलेगी? पश्चिम दिशा में। ये याद रखो। तो इसने नीचे लिख लो, थोड़ा बहुत लगाओ। चार्जिंग के समय सीसा संचायक सेल, चार्जिंग के समय सीसा संचायक सेल वैद्युत अपघटनी सेल का कार्य करता है। वैद्युत अपघटनी सेल का कार्य करता है। ठीक है, आगे लिख लो। चार्जिंग के समय इसमें सेल अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलती है।
तो सेल अभिक्रिया पश्च दिशा में चलेगी, तो इसको उल्टा लिखना है आपको। तो चार्जिंग के समय सेल अभिक्रिया क्या होगी, इसकी सेल अभिक्रिया होगी, उल्टा लिख रहा हूँ थोड़ा सा, बताओ क्या लिखूं, 2PbSO4 प्लस 2H2O चार्जिंग के समय। और क्या बनेगा, Pb प्लस PbO2, और इसको क्या लिख सकते हैं कंबाइंड करके, 2H2SO4। तो चार्जिंग के समय इसमें पश्च दिशा में अभिक्रिया संपन्न होगी। ये सेल अभिक्रिया लिख लो, ये वाली नीचे, ये याद रखें, इसमें उल्टी चलेगी अभिक्रिया जब चार्ज होगा ये। फटाफट ये काम करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आगे। इसके बाद ये तो हमने एक सीसा संचायक सेल पढ़ा है, मतलब एक द्वितीयक बैटरी पढ़ी है पहली। मैंने आपको कहा था मैं आपको 2 द्वितीयक बैटरी पढ़ाऊंगा। अब दूसरा देखो आप, सेकंड निकेल कैडमियम सेल, इसके बारे में आपकी बुक में ज्यादा नहीं है। ठीक है, कौन सा है, निकेल कैडमियम सेल। अब मेरी बात सुनो, ये भी एक द्वितीयक सेल है, द्वितीयक बैटरी है, अर्थात डिस्चार्ज होने पर, ये एक द्वितीयक बैटरी है अर्थात डिस्चार्ज होने पर ये भी पुनः चार्ज हो सकती है। ये भी एक द्वितीयक बैटरी है, डिस्चार्ज होने पर ये पुनः चार्ज हो सकती है, पुनः चार्ज की जा सकती है। ये द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी है। सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी कौन सी है भाई, सीसे संचायक सेल। और द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण तो कौन हो गई, सबसे महत्वपूर्ण तो कौन हो गई, सीसे संचायक सेल। द्वितीय महत्वपूर्ण द्वितीयक बैटरी कौन है, निकेल कैडमियम सेल है। अच्छा, अगली बात सुनो, इसकी कार्य अवधि जो है वो सीसा संचायक सेल से अधिक होती है। मतलब सीसा संचायक सेल जैसे मान लो 3 साल में खराब हो जाता है, तो ये बहुत अधिक लंबे समय तक काम करता है, 6 साल 7 साल। मतलब इसके कार्य करने की अवधि सीसा संचायक सेल से अधिक है, मतलब गुणवत्ता अधिक है। पर इसकी निर्माण लागत जो है वो सीसा संचायक सेल से अधिक है, अतः यह महंगा सेल है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्य अवधि तो इसकी ज्यादा है निकेल कैडमियम सेल की, पर निर्माण लागत भी सीसा संचायक सेल से ज्यादा है, अतः ये महंगा सेल है। और इसमें डिस्चार्ज के समय ये अभिक्रिया होती है। आपके बुक में केवल ये दे रखा है, तो ये अभिक्रिया आप याद कर लें बस, कि डिस्चार्ज के समय इसमें ये अभिक्रिया, ये सेल अभिक्रिया चलती है। देख लो, CDO बनेगा, आपको ये तो याद ही करनी होगी, बुक में और कोई जानकारी है नहीं आपके में। NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो डिस्चार्ज के समय इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। सही है, तो इतना लिख लेते हैं। इसमें डालो हेडिंग और लिखो, हेडिंग डालो नंबर 2, निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल लिखो, यह द्वितीय महत्वपूर्ण संचायक सेल है, द्वितीय महत्वपूर्ण संचायक सेल है, द्वितीय महत्वपूर्ण संचायक सेल है। क्लियर, आगे लिखो, आगे लिखो, देखो इसकी कार्य अवधि सीसा संचायक सेल से अधिक है। इसकी कार्य अवधि सीसा संचायक सेल से अधिक है, सीसा संचायक सेल से अधिक है, परंतु
निर्माण लागत अधिक होने के कारण यह महंगा सेल है। निर्माण लागत अधिक होने के कारण यह महंगा सेल है। अधिक होने के कारण यह महंगा सेल है। अगले को, डिस्चार्ज के समय इस सेल में डिस्चार्ज के समय इस सेल में निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये ब्लैक बोर्ड पर जो कैडमियम वाली अभिक्रिया लिख रही है ये लिख लो, Cd प्लस 2 NiOH का होल थ्राइस, तीर का चिन्ह, 2 NiOH का होल ट्वाइस, CdO प्लस H2O, CdO प्लस 2 NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, और कंप्लीट करो। तो ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों द्वितीयक बैटरियां। क्लियर? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे संक्षारण। क्लियर? बात आई साहब, संक्षारण क्या होता है? ठीक है, संक्षारण क्या है इसको समझ लो एक बार, बड़े ध्यान से बड़े ढंग से समझना और पढ़ना। क्या होता है संक्षारण, समझो। संक्षारण का मतलब क्या है? मैं दो शब्द आपके सामने बोल रहा हूं, उनको ढंग से देखना। एक तो बोल रहा हूं वायुमंडलीय नमी। वायुमंडलीय नमी का मतलब जानते हो, वायुमंडल में उपस्थित जो जल है। इस समय बरसात के दिनों में आपको पता ही है जल ज्यादा है वायुमंडल में, नमी, आर्द्रता, जल, वायुमंडलीय नमी समझ गए। और एक शब्द और बोल रहा हूं वायुमंडलीय गैसें। वायुमंडलीय गैसों का मतलब समझ गए, वायुमंडल में है CO2 है, O2 है, विभिन्न गैसें हैं। तो वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कुछ धातुएं, सही है, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कुछ धातुएं ऑक्सीकृत हो जाती हैं। उदाहरण समझाता हूं, जैसे मान लो ये लोहा धातु है, तो लोहे धातु के अंदर Fe परमाणु है। तो वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कुछ धातुएं क्या हो जाती हैं, ऑक्सीकृत। अब इस धातु के अंदर तो Fe परमाणु है, और अब मान लो इस धातु के अंदर Fe+2 आयन है, तो ये धातु क्या हो चुकी है, ऑक्सीकृत। Fe धातु और Fe+2 आयन, Fe से Fe+2 बन जाए तो ऑक्सीकरण ही तो हो रहा है। Fe का ऑक्सीकरणांक 0 और यहाँ +2, ऑक्सीकरणांक में वृद्धि, ऑक्सीकरण। तो वायुमंडल की नमी व वायुमंडल की गैसों के कारण कुछ धातुएं ऑक्सीकृत हो जाती हैं और ऑक्सीकृत होकर के रंगीन यौगिक बनाती हैं। फिर ये धातुएं वायुमंडल की ऑक्सीजन, वायुमंडल की विभिन्न वायुमंडल में उपस्थित जल आदि से क्रिया करके रंगीन यौगिक बनाती हैं। जैसे ये एक रंगीन यौगिक है, X का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कुछ धातुएं ऑक्सीकृत होकर फिर रंगीन यौगिक बनाती है। ऑक्सीकृत होने के बाद वे वायुमंडल के में उपस्थित पदार्थों से, आसपास उपस्थित पदार्थों से क्रिया करती हैं और रंगीन यौगिक बना लेती हैं। देखो Fe है जो कम क्रियाशील है, पर जैसे ही Fe से Fe+2 आयन बन जाएंगे, आप बताओ कौन अधिक क्रियाशील होगी, Fe या Fe+2 आयन वाली? Fe+2 आयन वाली आयन अधिक क्रियाशील होते हैं।
तो वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की गैसों ने क्या किया, धातु को ऑक्सीकृत कर दिया, जिससे धातु अधिक क्या हो गई, क्रियाशील, और ऑक्सीकृत होकर के वो अपने आसपास उपस्थित गैस व जल आदि से क्रिया करके रंगीन यौगिक बनाती है। यह घटना क्या कहलाती है, संचारण। दोबारा बोलता हूँ, परिभाषा आपको याद हो जाएगी इजली। वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण धातुएं ऑक्सीकृत होकर रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह घटना क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। सोच लो, लोहे पर आप देखते हो जंग लगती है, तो लोहा पे क्या होता है, यही होता है, वायुमंडल की नमी व वायुमंडल की गैसों के कारण लोहा धातु ऑक्सीकृत हो जाती है और रंगीन यौगिक बनाती है, और रंगीन यौगिकों को ही तो जंग कहते हैं, लाल भूरे से यौगिक बन जाते हैं ना। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संचारण का उदाहरण है। और एग्जाम्पल देता हूं, आपने देखा होगा कि महिलाएं जो अपने घरों में चांदी के आभूषण पहनती हैं, वो कुछ समय बाद धीरे धीरे काले रंग के पड़ जाते हैं, पड़ते हैं, ये आप सभी देखते हो। तो वहां चांदी के जो आभूषण हैं उनका काला पड़ जाना, ये भी संचारण है। वहां भी यही हो रहा है, महिलाएं जो है अपने घरों में पानी में काम करती हैं, तो वायुमंडल की नमी, वायुमंडल की गैसों के कारण जो चांदी धातु है वो भी ऑक्सीकृत होकर के ब्लैक रंग के यौगिक बना लेती है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना भी किसका एग्जाम्पल है, संचारण का। और एग्जाम्पल देता हूं, आपने घरों में देखे होंगे, जो आपके घरों में तांबे के बर्तन है, उनमें अगर आप पानी भर दो तो कुछ समय बाद उन पर हरे से रंग की परत जम जाती है, जम जाए, काई बोलते हैं, तो वो भी संचारण है। तांबा धातु भी क्या करता है, वायुमंडल की नमी गैसों के कारण ऑक्सीकृत होकर के हरे रंग की परत, हरे रंग की यौगिक बनाता है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए आपके सामने संचारण के, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, और तीसरा मैंने कहा था कौन सा, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का छड़ जाना। तो अब हम इसके बारे में लिख सकते हैं, हेडिंग डालो संचारण। संचारण लिखो, इसमें लिखो वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण, वायुमंडलीय नमी व वायुमंडलीय गैसों के कारण कुछ धातुएं ऑक्सीकृत होकर रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं। यह घटना संचारण कहलाती है। यह घटना संचारण कहलाती है। क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। उदाहरण लिख लो इसके, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, कोमा चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ जाना, काला पड़ जाना। क्लियर? और लिख लो एक, तथा तांबे के बर्तनों पर हरी परत का छड़ जाना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का चढ़ जाना आदि। तो मैंने आपको 3 संचारण के उदाहरण बताए दोस्तों, आपको पढ़ना है।
लोहे पर जंग लगना। क्लियर? कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है? लोहे पर जंग लगना। तो इसकी पूरी क्रिया को पढ़ लो आप। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना ये जो है ये टॉपिक हमें पढ़ना है और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर करें।